कोई यहां गया, कोई वहां। सियासत का खेल अब फिर शुरू। मुकुल राय ज्वाइन, इट इज फाइनल एंड फ्रॉम आवर साइड वी वेलकम, दैट इज फाइनल। Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. लौट के मुकुल टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। राजस्थान में पायलट को क्या भाई? कांग्रेस में भी मची है सियासी भगदड़। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज है। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। जितिन के बाद अब किसकी उड़ान? रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं। बीजेपी के रनवे पर पायलट की होगी लैंडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। डिबेट का नंबर 1 शो हल्ला बोल का है। सियासत का शोर बंगाल से लेकर राजस्थान तक सुनाई दे रहा है। बंगाल में 4 साल बाद जहां बीजेपी का दामन छोड़कर मुकुल रॉय ने घर वापसी की, टीएमसी में शामिल हो गए, बेटे को भी शामिल करवाया, वहीं राजस्थान की सियासत में फिर वही घड़ी आ गई है। यानी जिस मोड़ पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले साल सियासी बवंडर मचा था, वहीं अब फिर से राजस्थान में कांग्रेस पहुंच गई है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद पायलट के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। सियासत की इसी मरीचिका पर आज बात करेंगे, अपने मेहमानों से पूछेंगे सियासत की इस अल्टा पलटी को वो किस नजरिए से देखते हैं। क्या कांग्रेस में युवा नेताओं का घुटने लगा है दम, या फिर सियासी पतझड़ के पीछे कोई और वजह? बताएंगे डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हर कार्यकर्ता आहत है। इन चीजों पे आला कमान को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हम खिलाफ होकर इनको करके दिखाएंगे और एक दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। वो गहलोत है ना, जो है ना, उसके साथ धोखा किया जादूगर। राजस्थान में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है और सचिन पायलट गुट एकजुट है। जी हां, दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सचिन पायलट जयपुर में डट गए तख्ता लेकर बीजेपी के खिलाफ। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट के बीजेपी में जाने के कयासों के बीच राजस्थान की राजनीति का बवाल खत्म नहीं हो रहा। सचिन पायलट अपने गुट के साथ बीजेपी पर हल्ला बोल रहे थे, लेकिन जब पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि वो सचिन से बात कर रही हैं, तो सचिन पायलट ने दो टूक जवाब दिया कि वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी। कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल आज तक पर हल्ला बोल में इससे पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने ये दावा किया था कि सचिन पायलट कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो जल्दी बीजेपी में आएंगे। सचिन भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका भी दुर्गति की हुई है पार्टी ने। जितिन जी को मैं कई वर्षों से कह रही थी आ जाइए, पर वो आए हैं तो निश्चित। सचिन जी से भी आप ही बात कर रही हैं क्या? कंफर्मेशन मानूं आपकी तरफ से? आपने तो कहा है कि जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो सचिन जी को मैंने फोन भी किया था कि देखिए, आप जैसे व्यक्तियों को सकारात्मक राजनीति में, सबका साथ सबका विकास में, भारत को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए।
खैर, सचिन पायलट ने धरना स्थल पर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई है, लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं। सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक इस मौके पर सचिन पायलट और राहुल गांधी के अलावा किसी और के नारे नहीं लगा रहे थे, यानी सचिन के प्रदर्शन से अशोक गहलोत का नाम नदारद था। कुछ विधायकों ने एक बार फिर सचिन के साथ खड़े होने का दम भरा, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फिर से आवाज उठाई कि चाहे जितने साल लग जाएं, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हर कार्यकर्ता की यही आवाज है और सचिन पायलट साहब के साथ जो लोगों ने सरकार बनाई, उन लोगों को राजनीति नियुक्तियां हो, चाहे से मंत्रिमंडल में जगह हो, वो देनी चाहिए। हर कार्यकर्ता आहत है, इन चीजों पे आला कमान को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। सचिन पायलट कब तक संघर्ष करेंगे? सचिन पायलट जब तक 15-20 साल लग जाए, इसी कांग्रेस सरकार में हम खिलाफ होकर इनको करके दिखाएंगे और एक दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। मान लो पायलट साहब कहते हैं कि चलना है तो फिर चलोगे या फिर क्या? अरे जहाँ पायलट साहब कहते हैं वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए। पायलट साहब ये बात करते रहे। राजस्थान की राजनीति में भले ही कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जमीन पर मतभेद साफ दिख रहे हैं। पायलट समर्थक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पायलट गुट और राजस्थान कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस और पायलट अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट एयरपोर्ट सर्कल पर सांगानेर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अजमेर रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अजय माकन का दावा है कि मतभेद सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के खाली पद जल्द भरे जाएंगे और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर दें, सब लोगों से बात करें। इधर बीजेपी जितिन प्रसाद के आने की खुशी दम भर मना भी नहीं सकी थी कि बंगाल में बड़ा झटका लग गया। मुकुल रॉय, जिन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो टीएमसी में घर वापसी कर रहे हैं। Mukul Roy joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. पॉलिटिकल पलायन के इस मौसम में बीजेपी का बाजी मार ले जाने का दंभ भी टूटता नजर आ रहा है। आए मुकुल और मुकुल चले भी गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। फसाना इतना है कि सचिन पर थी नजरें और मुकुल चले गए। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, सुप्रिया ने दोनों को दिखाइए। डॉक्टर संबित पात्रा, सचिन पर थी नजर और मुकुल चले गए, ये है हाल। देखिए, जहां तक मुकुल जी का विषय है, मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मेरे लिए खुशी की विषय है। ये हम बड़े खुशी के साथ कह सकते हैं कि पहली बार उन्होंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन जीता तो बीजेपी के टिकट पर जीता और हमने एक जीते हुए कैंडिडेट को खोया है। यहां से जीतकर वो टीएमसी के पास गए, कोई गम नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं और हम किसी प्रकार से आक्षेप नहीं करेंगे। हम ना उन्हें कूड़ा कहेंगे, ना ये कहेंगे कि कूड़ा कूड़ेदान में चला गया। हम कहेंगे ठीक है, आए थे टीएमसी से, टीएमसी में चले गए, अगर बीजेपी में रहते तो अच्छा होता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर एक बड़ी बात जो मुकुल रॉय ने कहा, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो राजनीतिक स्थिति है बिल्कुल सही है। आज जिस प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस, जिस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं, जिस प्रकार की इंटिमिडेशन की राजनीति बंगाल में हो रही है, वो हम सब देख रहे हैं। घरों में घुस करके हमारे कितने न जाने कितने कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। स्वाभाविक है, मुकुल रॉय भी परिवार वाले हैं,
उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है, एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत सारी धमकियां उनको मिली होगी। जान किसको प्यारी नहीं, सभी को जान प्यारी है। मुझे लगता है कहीं ना, क्यों नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि बंगाल में आज जो स्थिति है उससे बचना बहुत मुश्किल है। और आप भी जानती हैं इस बात को, बम फेंके जा रहे हैं हमारे नेताओं के घरों के ऊपर, उन्हें मारने का प्रयास भी किया जा रहा है। और कोई बात नहीं, देखिए अंजना जी, हमारे पार्टी में एक बहुत बड़ा विषय है, 2 सीटों से यहां तक का सफर हमने नेतृत्व और नीति के कारण तय किया है। देखिए आज भी बंगाल में अगर आप देखेंगे, बंगाल में राजनीतिक परिस्थिति, एक समय भारतीय जनता पार्टी को 0% वोट, वहां से 2% वोट, वहां से 4% वोट और वहां से 40% वोट का सफर हमने तय किया है। कोई सीट नहीं से 3 सीट, 3 सीट से 77 सीट का सफर तय किया है। ठीक बात है, कुछ झटके भी लगे हैं और इस डगर को बनाए रखना, इस सफर को बनाए रखना, इसके लिए नेतृत्व चाहिए। हमारे पास नेतृत्व है, इसके लिए एक बहुत बड़ा नीति चाहिए, वो नीति भी हमारे पास है। देखिए टर्बुलेंस होता है, आप जहाज में उड़ती हैं, मैं 5 सेकंड में कंप्लीट करता हूं अंजना जी, आप जहाज में उड़ती हैं, जहाज में टर्बुलेंस हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि जहाज में कुछ खराबी आ गई है, मगर अगर एक भरोसेमंद पायलट है, अगर आपके पास ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, अगर आप जानते हैं कि आगे एक रनवे और एयरपोर्ट है और सभी कलपुर्जे सही काम कर रहे हैं, तो आप भरोसा रखती हैं और प्लेन जो है लैंड कर जाता है। हमारे पास ATC अर्थात नेतृत्व भी है, हमारे पास दिशा भी है और वो रनवे भी है जहां हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वही पायलट, वही नेतृत्व नहीं रोक पाया मुकुल रॉय को। मैं लौटूंगी आपके पास सुप्रिया श्रीनेत जी आते हुए। सचिन पायलट जी का मसला सुलझा क्या? क्योंकि आज महंगाई पर वहां पर प्रदर्शन होना था, वहां पर उनके कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी भी कांग्रेस पार्टी के कहने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाएंगे, यानी खटपट खत्म नहीं हुई है। कितना मुश्किल हो रहा है अपने नेताओं को बचाना, और क्या आपको अपने पायलट पर पूरा भरोसा है सुप्रिया जी? मैं वहां की खटपट पर तो जवाब दूंगी ही, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की रस्साकशी और तनातनी पर भी कुछ बातें जरूर बोलूंगी। सचिन पायलट जी मेरे नेता हैं, सचिन पायलट जी बहुत जुझारू नेता हैं, सचिन पायलट जी यंग हैं, डायनामिक हैं और उनकी बातों को, उनकी जो दिक्कतें, उनको बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व सुनेगा। उन्होंने बड़ा करारा तमाचा मारा भाजपा के दुष्प्रचार को, जब उन्होंने कहा कि शायद रीता जी की शायद उन्होंने बात करी, जब उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात कर ली होगी, मुझे फोन करने की उनकी हिम्मत नहीं है, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है उन्होंने सारी अटकलों को अपने आप ही समाप्त कर दिया। क्यों उनकी फोटो अभी दिखाई भी जा रही है मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी जरूरी कही कि उनकी हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत उत्तर प्रदेश में कैसे लोगों की हो रही है ये मैं जानना चाहती हूं। मुकुल रॉय जी वापस गए और ये बहुत गंभीर आक्षेप लगाया गया है चुनी हुई सरकार पर कि बम फेंका जा रहा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो चले गए। उनका विस्तृत परिवार है। एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के लिए और एक चुनी हुई सरकार के लिए बड़ा गंभीर आरोप है। मुझे लगता है कि इस आरोप पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। खैर, मुकुल रॉय जी हमारे यहां तो आए नहीं है, वो ममता जी के यहां से इनके यहां आए थे, उसके बाद इनको लताड़ के वहां चले गए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में क्या रस्साकशी चल रही है, क्या तनातनी का दौर चल रहा है, क्या तड़ातड़ मीटिंग चल रही है? आखिर AK शर्मा जी जो मोदी जी के दूत बनाकर लखनऊ भेजे गए थे, उनसे 4 दिन तक लगातार योगी जी ने मुलाकात नहीं करी। उनके ऊपर प्रेशर था कि इनको गृह मंत्री बनाइए, उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि AK शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मीटिंग करने लगे थे मोदी जी के निर्देशानुसार, जिससे योगी जी क्षुब्ध हो गए। मैं जानना चाहती हूं उत्तर प्रदेश में क्या रस्साकशी है जिसके चलते 200 भाजपा के विधायक विधानसभा के अंदर बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। ब्रजेश पाठक इन्हीं के मंत्री कुप्रबंधन के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। सतीश गंगवार, कौशल किशोर जी और पचौरी जी, इनके सांसद उनके खिलाफ बोलते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रस्साकशी का यह दौर है कि जो सरकारी महकमा है वो एक तरफ है, पार्टी दूसरी तरफ नजर आती है। तो ये जो रस्साकशी और तनातनी है, ये भी बता दीजिए कि 1.5 महीने तक, कल परसों बहाल हुआ है, 1.5 महीने तक मोदी जी की तस्वीर सरकारी विज्ञापनों से उत्तर प्रदेश में गायब हो गई थी, अभी तक ट्विटर हैंडल पर वापस नहीं आई है। मैंने सोचा अवगत करने के लिए ये कुछ रस्साकशी और तनातनी के जो नमूने मेरे प्रदेश से आते हैं उसके बारे में भी चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। दूसरों के खटपट पर आपकी नजर है, जरा अपनी खटपट पर बताइए, क्या हो गया ये यूपी में मामला? अंजना जी, बहुत सारे सवाल मेरे पे दाग दिए गए।
जिस उत्तर प्रदेश में 225 सीट से अधिक हमारे पास है, जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, मैं एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूं। चलिए, आपने सवाल पूछ लिया, मैं तो नकार रहा हूं कि उनमें कोई तथ्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या राहुल गांधी कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे जब चुनाव होगा? क्या वो अमेठी में कैंप करके बैठेंगे और वहां पर जो भी कैंडिडेट लड़ेगा, अगर लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी से, क्या उसकी मदद करेंगे? और आपके चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? हमने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर के चेहरे होंगे। आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? क्या आप वो दो अच्छे लड़के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइकिल पर बैठ के, क्या वो एक्सपेरिमेंट दोबारा होगा? क्या बुआ, बबुआ और जो तीसरा अच्छा लड़का है, ये सब तीनों मिलके लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जरा इस पे तो बताइए। मैंने तो इन सभी चीजों को जो आपने बताया उसको अतथ्य कह के दरकिनार कर दिया। स्वाभाविक है, ये तो ऑपोजिशन वाले तो हर समय यही कहेंगे कि रस्साकसी चल रही है। ए.के. शर्मा वाले मामले पर थोड़ी तो रोशनी डालिए, क्या हुआ? क्यों नहीं मिल रहे थे योगी जी? नहीं, किसने कहा नहीं मिल रहे हैं करके? इनको कैसे पता कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली नहीं आ सकते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से, नड्डा जी से, अमित शाह से मिल नहीं सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी और उनके पार्टी में यही बेसिक फर्क है। हमारे पार्टी में तत्क्षणात मुख्यमंत्री उठ के आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री 2 मिनट में समय देते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री भी मिलते हैं, नड्डा जी भी मिलते हैं। वही इनके पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि एक महत्वपूर्ण लीडर थे, 1.5 वर्षों तक राहुल गांधी से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। 1.5 वर्षों बाद जब वक्त मिला तब राहुल गांधी नजर से नजर मिलाकर हेमंत बिश्व शर्मा से बात नहीं किए और उन्होंने कुत्ते को बिस्कुट इत्यादि, पिड्डी नाम था कुत्ते का, पिड्डी को बिस्कुट इत्यादि खिला रहे थे। और अभी हेमंत बिश्व शर्मा ने यह भी खुलासा किया है अपने आखिरी इंटरव्यू में, अभी कुछ दिनों पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया सीएम बनने के बाद, कि जिस थाली से वो पिड्डी को बिस्कुट खिला रहे थे, कुछ कांग्रेसी नेता बैठ के तुरंत उसी थाली से बिस्कुट भी खा रहे थे। तो देखिए, ये जो दरबारी कल्चर है, जिसमें ये पर्सनल कमेंट्स किसी नेता पर करने की क्या जरूरत है? ये हेमंत बिश्व, आपको लगता है हेमंत बिश्व शर्मा ने जो इंटरव्यू में कहा है कि उस एग्जैक्ट शब्द है कि थाली में से जो बिस्कुट पिद्दी खा रहे थे, कांग्रेस के नेता भी वही बिस्किट खा रहे थे? ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के एक राज्य के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के शब्द हैं, उनके इंटरव्यू के शब्द हैं। सुप्रिया जी, मेरा कहा 1.5 वर्षों तक, 1.5 वर्षों तक राहुल गांधी ने, ठीक है। हाँ, सुप्रिया जी जो वो कह रहे हैं उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि मौका मिला ना राजस्थान में, जितेंद्र प्रसाद गए, उसके बाद मौका ये भुना रहे हैं सचिन पायलट, खेमे के विधायक ना, वो खुद आ रहे हैं, वो बीजेपी के विधायक तो बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक के सामने आके कह रहे हैं ना कि जो जो वादे किए गए थे नहीं निभाए गए। भंवर जितेंद्र सिंह को, जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं, सामने आकर बोलना पड़ा ना कि जो वादे किए गए थे वो निभाने का वक्त आ गया है। ये सब बीजेपी थोड़ी करा रही है, ये तो आपके राजस्थान में, पंजाब में खटास है जो आपको दूर करना है। नहीं, देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप राजस्थान पर सवाल पूछिए, लेकिन हमारे परिवार में इतनी उत्सुकता रहती है इनकी, तो मैंने सोचा कुछ सवाल पहले इनके परिवार पर पूछ लेती हूँ। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में विजय रूपानी जी के और CRR पाटिल जी के बीच में जो सर फुटअव्वल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी आपसी प्रेम और भाईचारा है? एक जगह रेमडेसिविर लेके बैठ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनसे पूछो उनके पास कैसे आई, मुझे क्या पता। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी कैबिनेट की मीटिंग से तनतनाते हुए निकल जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान से उनके इतने मतभेद है, संगठन मंत्री से जाके मिलते हैं, अटकलें तेज हो जाती हैं। ये सरफुटअव्वल और तनातनी नहीं है तो और क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में फडणवीस को क्या कहती है पंकजा मुंडा, मैं इनको अपना नेता नहीं मानती हूं, मैं अपनी अलग पार्टी कर लूंगी लेकिन इनको अपना नेता नहीं मानूंगी, ये उनकी असलियत है। राजस्थान में सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे जी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है ये सबको पता है। कर्नाटक के तो मंत्री गवर्नर से जाके मुख्यमंत्री की शिकायत करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा है ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। आपका अपना फुटअव्वल, सर फुटअव्वल, आपकी अपनी रस्साकशी, आपकी अपनी तनातनी को थोड़ा सा सहेज कर रखिए। बहुत सर फुटअव्वल हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो अभी एक नमूना दिख रहा है कि वहां हो क्या रहा है। थोड़ा तो सचिन जी पर भी सिचुएशन बड़ी कंट्रोल के बाहर है। अंजना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने उनका आईना दिखा दिया, थोड़ा सचिन जी पर बोलिए, वो दिल्ली पहुंच गए। बोलूंगी, राहुल जी सुनेंगे, उनसे मिलेंगे? बिल्कुल बोलूंगी। सोनिया जी मिलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जिससे भी मिलने के लिए आए हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। शीर्ष नेतृत्व से जो लोग इंचार्ज है वहां के, वो उससे मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी का जो आज का बयान है वो बहुत बड़ा बयान है।
उनके 2 एमएलए से बात कर लेना। और समर्थक, देखिए समर्थक पैशनेट होता है, आप किसी के भी समर्थक से बात करेंगे तो वो पैशन में बात करता है। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, एम्बिशन होना चाहिए, हर जगह एम्बिशन अच्छी बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सचिन पायलट जी के आज के बयान से सिचुएशन साफ हो गई। मैं 10 सेकेंड एक बात जरूर कहूंगी, अंजना जी बड़े दिनों बाद आज आपके शो में आई हूं, रीजन आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर व्यक्तिगत आक्षेप होगा और मेरे नेता के खिलाफ बदतमीजी भरी बातें कही जाएंगी तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करती हैं, ये आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, मैं दोनों से ही निवेदन करती हूँ 10 बात और आप अपने दर्शकों का, आप लोगों का भी 20 सेकंड लेकर आप दोनों से निवेदन करती हूँ। 3 बातें हमेशा याद रखिए कि न्यूज चैनल है, इसको हर वर्ग के लोग देखते हैं। हम सब निजी कमेंट से बचे, और निजी कमेंट का अर्थ हमारे दर्शक ये लगाएंगे कि आपके पास सब्सटेंस नहीं है बोलने को। ये मैं दोनों को बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज ये ध्यान रखिए, चाहे वो संबित जी हो चाहे आप हो, अगर विषय से हम भटकते हैं दर्शक समझ जाते हैं कि इनके पास टॉपिक नहीं है। ये बहस अनंत है। फिर वापस आज टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर नहीं। संबित जी मुझे अंजना जी, सचिन जी पर आपकी नजर है ना? सुना जाए संबित जी, सचिन जी पर नजर है ना? पहले नहीं ना अंजना जी, अंजना जी एक सेकंड, अंजना जी एक सेकंड, फिर से गाली गलौज हो, उससे पहले सुन लीजिए। तभी रीटा बहुगुणा जोशी जी ने कहा कि वो फोन पर नहीं होगी। मुझे आप दोनों पर भरोसा है। पहले सुनिए, दोनों पर भरोसा है। अकेले डाइवर्ट, आप इनके साथ अकेले डिबेट करिए, वरना पहले सुनिए 10 सेकंड। आप पहले सुनिए 10 सेकंड आराम से। अंजना जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि हेमंत ना आराम से नहीं, आपने मुझे कहा कि हमने व्यक्तिगत हमला कर दिया, इन्होंने कहा कि मैं मुंह पे दही जमा के नहीं बैठूंगी। किसने इनके मुंह में दही जमा दिया? अंजना जी सुनिए मेरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा का यह हकीकत नहीं है कि उन्होंने 1.5 वर्षों तक वेट किया राहुल गांधी से मुलाकात करने की। क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे? और ठीक है, सुनिए उस पर चर्चा होगी। अंजना जी एक बात को बार-बार दोहराकर कुछ नहीं होगा। डिबेट में सवाल मैं तय करूंगी। प्लीज आप इस बहस को प्लीज डिरेल मत कीजिए। संबित जी, मैं वापस आ रही हूँ आज के टॉपिक पर। पॉलिटिकल पलायन का मुद्दा है, आपने वो पॉइंट बना लिया, आपने अपनी बात कह ली। ये तीसरी बार आप दोहरा रहे हैं कि बात ना अंजना जी, मैंने अपनी बात, अंजना जी प्लीज आपको 10 सेकंड सुनना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करके ये बात कह रहा हूं, कोई चिल्ला के नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एंकर हैं शो की। 10 सेकंड मेरे से काट लीजिएगा बाद में, 10 सेकंड सुन लीजिए। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, वो व्यक्तिगत आक्रमण नहीं है। राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं मिले, ये फैक्ट है। राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ उस समय व्यस्त थे, ये फैक्ट है। उसी थाली में से बाकी लोग खा रहे थे, ये फैक्ट है, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये उनका वर्जन है। और यहाँ एक सेकंड, ये उनका वर्जन है संबित पात्रा जी। तो और तीसरी बार ये बात दोहराकर अगर आप चाह रहे हैं कि अंजना जी ये डिबेट कर, तो ये गलत है, ये गलत है संबित पात्रा जी। ये उनका वर्जन है, आप कह सकते हैं। आप लोग इतना डरते क्यों है कांग्रेस पार्टी से? आप इतना डरते क्यों है कांग्रेस पार्टी से? आप डरते हैं अगर हेमंत पात्रा जी? नहीं, हम नहीं डरते हैं अंजना जी। आई एम सॉरी डॉक्टर संबित पात्रा, बिस्वा शर्मा का वो इंटरव्यू कोई पर्सनल गाली नहीं है राहुल गांधी को। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी भगवान नहीं, आप लोग एक बात सुन लीजिए, इसमें कोई खराब भाषा नहीं है अंजना जी। आई एम सॉरी टू स्टेट, आई एम सॉरी टू स्टेट, आप लोग कांग्रेस से डरिए, और ये कोई गाली राहुल गांधी को नहीं है। आपके लिए राहुल गांधी भगवान हो सकता है, और राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं मिले, ये स्टेट करना अगर राहुल गांधी के लिए पर्सनल आक्षेप है तो सॉरी अंजना जी, आई वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू इन दिस डिबेट। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप देश की अच्छी एंकर हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अगर ये चीज नहीं, वो मुझे धमका नहीं सकती है कि मैं मुंह में दही जमा के नहीं बैठूंगी। आप उनके मुंह से कुल्फी दही सब निकाल लीजिए। बहस मैं ही छोड़ देती हूँ सर, बंद करती हूँ। आप लोग दोनों फिर बंद कर देते हैं माइक। ये क्या तरीका है? क्यों बेवजह की बहस में उलझ रहे हैं? वापस टॉपिक पर आइए, वापस टॉपिक पर आइए। क्या सचिन पायलट पर आप लोगों की नजर थी? नहीं आऊंगा। रीटा बहुगुणा जोशी ने कहा, देखिए मुझे यहाँ आप यहाँ पंचायती लगा रहे हैं, ये कोई अदालत है क्या? अदालत वाले शो दूसरे चैनल पर हुआ करते होंगे। हम सबकी बात में भरोसा करते हैं, लोगों के अपनी बात चाहिए। वापस टॉपिक पर, किसने कहा गाली दिया? किसने कहा गाली दिया गया? किसने गाली शब्द का इस्तेमाल किया? डॉक्टर संबित पात्रा, किसने गाली शब्द का इस्तेमाल किया? राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो मैं मुंह में दही जमा के नहीं बैठूंगी। इन्होंने कहा, आपने रोका उनको? दही जमाना और गाली बोलना बराबर है। व्हाट इज मुंह में दही जमा के हमने इसीलिए उन्हीं के बात पर हमने कहा था कि निजी आरोप मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। खिलाफ ऐसे शब्दों का संबित पात्रा, आपने भी मुझे कहा कि सचिन पायलट पर आप लोगों की नजर थी? राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात नहीं की, वो बात कर रही है उनसे, उनका दम घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में। दही जमा के, आप मुंह में कुछ भी जमा के बैठिए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मगर शालीनता के साथ डिबेट करिए।
संबित और राहुल गांधी भगवान नहीं है। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी रीटा बहुगुणा जोशी पर सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। क्या आप लोगों की नजर थी सचिन पायलट पर? आप लोगों को लग रहा है कि वो आ जाएंगे? देखिए, मैं सचिन पायलट यहां आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो सचिन पायलट जी का विषय है, मगर ये वही सचिन पायलट है जो आज रीता बहुगुणा जोशी की तो कह रहे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है, वो उन्हीं की बहन है, मगर जो चीफ मिनिस्टर उनको नकारा, निकम्मा, बिगड़ा हुआ लड़का कहता है, अंग्रेजी बोलने वाला बिगड़ा हुआ लड़का, ये गाली नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मत कह दीजिएगा कि मैंने इनके लीडर को गाली दे दिया है। निकम्मा, नकारा, बिगड़ेल अंग्रेजी बोलने वाला लड़का, ये अशोक गहलोत ने कहा था, उसको तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? और कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में क्या हो रहा है? सिद्धू कह रहे हैं करोड़ों खरबों की जो है यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह घपला कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आके यहां सफाई दे रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इनका ये ताला कमान बैठा हुआ है, या आला कमान कहते हैं, जब तक ताला कमान बैठा हुआ है, ये टीवी डिबेट में कितनी भी जीतने की कोशिश कर ले, ट्विटर खेलते रहे, ट्विटर और टीवी डिबेट से जनता इलेक्शन नहीं जिताती है, उसके लिए ग्राउंड पे लीडर चाहिए। हमारे यहां, मैं फक्र से सीना ठोक के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी हैं। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसको देश चाहता है, जो परिस्थितियों को मैनेज करना जानता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें निकाल सकता है। मगर मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपका लीडर कौन है? आपका जिस पार्टी में 1.5 वर्ष से अध्यक्ष नहीं है, वो लॉन्ड्री लिस्ट लेके आए हैं कि बीजेपी से हम इतनी सवाल पूछेंगे? हम ये पूछेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या मैं पूछ रहा हूं, आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव में चेहरा कौन होगा? इसका जवाब दे दीजिए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। चेहरा अपना ठीक है नहीं, हमसे 100 सवाल पूछेंगे। संबित जी का जो सवाल है उसका जवाब ब्रेक के बाद दीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत जी, वो कह रहे हैं कि हमसे आप 10 सवाल लेकर इकट्ठा हो गए हैं, लॉन्ड्री लिस्ट लेकर आए हैं हमसे पूछने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी में आप आत्ममंथन कब करेंगे? कह रहे हैं यूपी में, और शीर्ष नेतृत्व आपका कौन है? आप पूरी लिस्ट तैयार करके आई हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, बाकी राज्यों के, मध्य प्रदेश में, लेकिन आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? फैसले कौन ले रहा है पार्टी में? मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जब इनसे सवाल पूछो तो बहुत इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, बौखला जाते हैं। आज तो खैर बौखलाहट का रीजन भी है मुकुल रॉय जी का, अब वो जितना भी सम्मान दिखाएं वो चले ही गए छोड़कर, लताड़ कर। मैं बस इतनी एक बात पूछना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले, और आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो भाजपा के फ्रंटल्स हैं, वो मुकुल रॉय जी के यहाँ कब पहुंचेंगे? क्योंकि जब वो आए थे तो वो दागदार थे, उन्होंने उनके बेदाग हो गए, गंगा नहा लिए, अब फिर से दागदार हो जाएंगे क्योंकि वो छोड़ के चले गए। तो बस मैं थोड़ा उत्सुक हूं जानने के लिए। और बिहार में भी जीताराम मांझी जी की पार्टी और मुकेश साहनी जी की पार्टी भी कुछ लालू यादव जी से बातचीत कर रही है, वहां पर भी कुछ गड़बड़ी के संकेत आ रहे हैं, तो सोचा वो भी पूछ लूं। हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं, हमारी सोच वो बनाते हैं, हमारी सोच का जो चयन है वो करते हैं, वो सरकार को टफ सवालों से घेरते हैं और उसी से सरकार को उनसे दिक्कत है। हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका जी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और योगी जी से लगातार सवाल पूछती हैं। उन्होंने चाहे कोरोना कुप्रबंधन हो, चाहे महिलाओं की असुरक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों के दमन का मामला हो, लगातार योगी जी को घेरा है। तो यह सवाल पूछना कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बड़ा बेतुका सा मुझे प्रतीत होता है। जो हमारा नेतृत्व करता है उससे ये घबराते हैं, और घबराते इसलिए क्योंकि वो इनसे कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो। चुनाव खत्म हो गया, 27 बार दाम बढ़ गए। जब चुनाव चल रहा था तो अप्रैल और मई के महीने में दाम नहीं बढ़ रहे थे 2 तारीख तक। तो जो दिक्कत की बात यह है कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। और योगी जी की कारस्तानी में 1 मिनट के लिए बता दूं, आप सब चैनल्स ने डिबेट किया था 22 मौतों का आगरा में। आपको यह जानकर हतप्रभ होगा कि उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने मॉक ड्रिल किया, कृत्रिम सांसें जिनकी ऑक्सीजन से चल रही थी, मॉक ड्रिल करके उनकी जान ली, उसके खिलाफ मौत का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जा रही है, वहां के सीएमओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जा रही है? कुछ नहीं। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो मॉडल है, क्या इससे भाजपा सहमत है? और भाजपा के उप मुख्यमंत्री जो कोविड में कहीं किसी टीम का पार्ट ही नहीं है, और जो रस्साकशी उनके और योगी जी के बीच में चल रही है, उसको भी और तोपने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेरी लीडर गांधी जी है और दिल्ली में मेरा नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी फैसले ले रहे हैं, संबित पात्रा जी। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि हम बौखलाए हुए हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है अंजना जी, हम तो बौखलाए हुए हैं, ये परम आनंद में कैसे रहते हैं?
मतलब आप सोचिए 32 बार राहुल गांधी ने इनको इलेक्शन में हरा दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी पार्टी थी, कहां से कहां तक का सफर, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। वो मुझे अमिताभ बच्चन वाला गाना याद आ जाता है सिलसिला का। ये जो सिलसिला राहुल गांधी के और कांग्रेस का सफर का है, कहां से शुरू हुआ और कहां आ गया है, फिर भी ये परमानंद में रहते हैं सारे लोग। एक एक करके इनके बड़े बड़े नेता, सोचिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया उनके पिताजी, और कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक जनरेशन वो चला जाता है। जितेंद्र प्रसाद और उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद जी वो चले जाते हैं। सचिन पायलट, आज राजेश पायलट जी की तिथि है, जयंती है, मैं उनको नमन भी करता हूं। हमारे पार्टी के नहीं हो सकते, देश के एक बड़े नेता हैं। आप बताइए, वहां खटपट बनी हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में लड़ाई चल रही है। फिर भी आप देखिए आज किस प्रकार से इनकी जो परम आनंद की परिस्थिति है। स्वाभाविक है, जिसके नेता राहुल गांधी होंगे, केवल ट्विटर पे ही राजनीति करना होगा तो परम आनंद और परम खुशी की तो अवस्था होगी ही। मैं तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं अंजना जी, राहुल जी इनको गाइड करते हैं, वही अनादि काल तक इनको गाइडेंस देते रहें। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि तुरंत उत्तर प्रदेश की चुनाव से पहले राहुल गांधी जी को आप अध्यक्ष बनाइए, अमेठी भी भेजिए, अमेठी में जाके वो स्टेशन हो और वहां पे चुनाव प्रचार करे। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा नेता कौन है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में हैं, सोनिया जी अध्यक्ष हैं और राहुल जी सारा कुछ करते हैं। स्वाभाविक है, ये मेरी गलती हो गई है। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति गाइडेंस देता भी होगा। एटीसी भी वही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट भी वही है, रनवे भी वही है, सब कुछ कुल मिला के ये 3 लोग ही हैं। वो गाना है ना, 4 अभी बाकी हैं, फिर भी 4 बज चुके, फिर भी पार्टी बाकी है। मैं तो लगता है कि कुछ दिन, क्योंकि मुझे तो डाउट है पूरी तरह से कि वाड्रा जी का क्या होने वाला है। मुझे तो शक होता है कहीं रॉबर्ट वाड्रा समाजवादी पार्टी में न चले जाए। 3 बच गए, पार्टी अभी बाकी है। ये परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। फिर भी दंभ और अहंकार में कोई कमी नहीं आने वाली है इनकी। सुप्रिया जी, ये तीनों बहुत करीबी थे, आप देखिए, और वाकई जो तीनों नेता, तीनों के ही पिता, चाहे माधवराव सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो या फिर राजेश पायलट, और उन तीनों के बेटे में से 2 निकल गए हैं। अभी भी सचिन पायलट नाराज हैं। क्या जो गांधी परिवार, एक वक्त पहले भी मैं सवाल आपके प्रवक्ता से पूछ चुकी हूं, एक फेविकॉल के तौर पर रहता था, सबको लगता था कि नहीं वो हट जाएंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। क्या पार्टी अब बिखर रही है उनके रहते? क्या उनके नेतृत्व पर युवा जो है उनका भरोसा खत्म हो रहा है? सबसे पहले तो आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, जयंती नहीं है, तो वो मैं करेक्ट करना चाहूंगी और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं कुछ भी कहने से पहले 2 बात जरूर पूछूंगी। ट्विटर से बड़ा बैर हो गया भाजपा का, क्या बात हो गई? पहले तो बड़ा ट्रेंड चलाते थे, अब आजकल ट्विटर से बड़ा बैर है, खासा तनातनी ट्विटर से चल रही है। खैर कोई बात नहीं, शायद वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, बखिया उधेड़ी जाती है, लोग पूछते हैं सवाल गवर्नेंस पे, कोविड पर, कुप्रबंधन पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल डीजल पर। जहां सवाल पूछा जाएगा वहां बैर तो हो ही जाएगा भाजपा का। मैं फिर से पूछूंगी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1.5 महीने तक विज्ञापनों से उनकी फोटो गायब कर दी थी, कल ही पुनः अवतरित हुए हैं, अभी भी ट्विटर हैंडल पर फोटो नहीं आई हुई। सोचा एक बार फिर से अपने दर्शकों को उनकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो एडहेसिव और नॉन एडहेसिव की बात होती है ना अंजना जी, ये आइडियोलॉजी होती है। व्हाट कीप्स अस टुगेदर? ऐसा क्यों है कि भाजपा के ये प्रवक्ता भाजपा में है और मैं कांग्रेस में हूं? क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। मेरा इनसे कोई खेत मेरे का झगड़ा नहीं है, मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। इनका हो सकता है मुझसे कुछ व्यक्तिगत बैर हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा इनसे कोई खेत मेरे का झगड़ा नहीं, मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और वही हमें एक दल से दूसरे दल में डिफर करता है। कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजी के लिए आज भी झंडा उठाकर लड़ने को तैयार हैं, अपना सब कुछ निछावर करके, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, शायद सत्ता पाना ज्यादा जरूरी है और वो अपना राजनीतिक करियर दूसरी पार्टी के साथ ढूंढना चाहते हैं। मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि इनमें से बहुत लोग मेरे मित्र हैं। जितेंद्र प्रसाद चले गए, उससे वो मेरे दुश्मन थोड़ी हो गए, वो मेरे मित्र रहेंगे। हाँ, हमारी राजनीतिक मतभेद चलेंगे। काउंटर क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला? बिल्कुल नहीं, ये व्यक्तिगत फैसला था उनका। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में जाने से क्या मिल गया? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपने कहा ना कि सत्ता के लालच में कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। आपने कहा सत्ता के लालच में कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं अंजना जी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तरीके पर सवाल खड़े किए छोड़ते समय। जितेंद्र प्रसाद ने कल कहा कि व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है, हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझ रही हूँ, आपने कहा सत्ता लालच में वो चले गए बीजेपी में, तो फिर
क्या मिल गया? ऐसी कोई डील तो थी नहीं कि उनको मंत्री पद, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला है, आगे हो सकता है मिल जाए, वो संबित जी बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पार्टी के बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। G23 भी, कपिल सिब्बल ने भी बीते दिन कहा था, सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं की बात सुनने का वक्त आ गया है। वो भी इशारा करेंगे, सब कद्दावर नेता है जिन्होंने जिंदगी बिता दी है इस पार्टी के लिए। बिल्कुल, इसके बाद संबित जी, बिल्कुल मैं इस बात का जवाब दूंगी। आपने तो वो बात कह दी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद पूछते हैं, उनके आसपास के लोग खुद कहते हैं कि यहां आकर क्या मिला, एक राज्यसभा मेंबर बना दिया, 1.5 साल से लटकाया हुआ है, क्यों नहीं मंत्री परिषद का विस्तार करके जो मंत्री बनाने की बात थी वो बनाई जा रही है। ये तो उनके सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं, आपने उन्हीं का सवाल उठा दिया। देखिए, जो कपिल सिब्बल जी ने कहा या गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा या बाकी नेताओं ने कहा, जिनको आप लोग पॉपुलरली G23 कहते हैं, उसमें से बहुत लोग बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। जो कोविड का टास्क फोर्स हमारी पार्टी का है, उसके हेड गुलाम नबी आजाद साहब हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी उसमें साइन किया था, वो बहुत उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है चुनावों में, वो उस कमेटी के हेड थे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एक ये जो मीडिया में पेंट हो जाता है वो, और उसमें पार्टी के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। डिसएग्रीमेंट, डिसेंट और डेमोक्रेटिक, ये एक साथ हाथों हाथ चलता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि दिल्ली से हम बताते हैं कि योगी जी के साथ कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं रहेगा। हम ये नहीं करते कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा में जब सरफुटअव्वल हो तो हम कहते भैया संगठन मंत्री देखो। वो आपस में सरफुटअव्वल भी कर सकते हैं और बाहर जाके उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, संबित जी वो कह रही है उनके इंटरनल डेमोक्रेसी का हिस्सा बारे में बात नहीं करते, जितनी नाराजगियां हैं, ठीक है, वक्त की कमी है। संबित जी वो कह रही है जितनी इंटरनल डेमोक्रेसी है, जी, नाराजगियां। देखिए अंजना जी, मैं तो भगवान से, इन्होंने कहा कि सरफुटअव्वल भी होगा और सरफुटअव्वल जो है वो एक इंटरनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाए कांग्रेस पार्टी में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, टीएस सिंहदेव के बीच में, बघेल जी के बीच में, बिल्कुल इंटरनल डेमोक्रेसी के अंतर्गत सरफुटअव्वल बीच सड़क में ही हो। सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरफुटअव्वल करे, बीच सड़क पे ही करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पेवेलियन में बैठ के देखेंगे भी और डिबेट और डिस्कशन भी करेंगे। आपको मुबारक हो आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरी, वैसे भी आप किसको फोन करेंगे? अगर बेचारे कैप्टन जी फोन भी करेंगे तो किसको करेंगे? राहुल जी फोन उठाएंगे नहीं, सोनिया जी अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो बेचारे किसको करेंगे? सिद्धू जी किसको फोन करेंगे? तो कोई फोन करने को है ही नहीं, सड़क पे आपस में ही निपटना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी कितना महत्वपूर्ण होता है। अंजना जी, ऑन अ सीरियस नोट, इसको जरा ध्यान से सुना जाए। अब देखिए, अभी बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में विरोध में चुनाव लड़े, मिलके नहीं लड़े। आपको याद है 70 की दशक में जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में बंगाल की राजनीति में थी, एक बहुत बड़ा केस हुआ था हिंदुस्तान की राजनीति में जिसको साई बारी केस कहते हैं। दो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी मां के साथ बैठ के जमीन पे भोजन कर रहे थे घर के अंदर। लंच टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर उनके घर के अंदर घुसे, दोनों भाइयों के सर को काट दिया और खून जो टपक रहा था वो मां के चावल में डाला, मां को वो खाना खिलाया, मां की 10 वर्ष बाद मृत्यु हुई, मां पागल हो गई। उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ा और आज आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्लीज, आप इसी चुनाव में एक तरफ आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, एक तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ थे, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिज्म की बात तो करें ना। दूसरी, वक्त की बहुत कमी है, मुझे काटना पड़ेगा बीच में, जल्दी से एक लाइन में अपनी बात का अंत कर दीजिए प्लीज संबित जी, एक लाइन में, बीच में नहीं काटना चाह रही, एक लाइन। सबसे ज्यादा सवाल G23 ने पूछा और कहा कि हमें वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए कहा था। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट जो G23 मांग रही है वो कब देंगे आप? आप बाकी जगह ताका झाकी सब कर लीजिए, ये फैसला उनकी पार्टी को लेना है, ये फैसला उनकी पार्टी को लेना है और ताका झाकी दोनों तरफ से हो रही है, कहां कहां पर हो रही है ये देश देख रहा है। पॉलिटिकल पलायन के इस विशाल घड़ी में बहस आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में, इसी पर देखते रहिए।